Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Today we are going to cover chapter 9 current electricity, the entire chapter in one shot. So let us start. So in class 11th we have studied कि there is this electrical conductivity that happens in metals, and वहाँ पे what we have seen is कि if we have multiple resistances in series we can find their equivalent by using this formula कि यहाँ पे equivalent series resistance हो जाएगा R1 plus R2, और अगर आपके पास दो resistance इस तरह से है in parallel condition then we can find out the parallel equivalent by using this formula 1 upon R1 plus 1 upon R2. But many circuits they don't have such simpler arrangements, and for complicated arrangements what we need to do is we need to have some other method of analytics, and therefore Kirchhoff came up with two laws that we are going to see in this chapter. One is called as Kirchhoff current law और दूसरे वाले को बोलते हैं Kirchhoff voltage law. यही दोनों laws और उनका application हम ये पूरे chapter में देखने वाले हैं. I hope the introduction is clear. Let us start with the Kirchhoff's law of electrical networks. Now before starting with the laws, what we are going to do is we are going to define few terms, then we'll go ahead. तो सबसे पहला टर्म जो है उसको जंक्शन बोलते हैं. सो जंक्शन इज नथिंग बट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ पे मोस्टली मोर देन टू कंडक्टर्स आर जॉइन टुगेदर. सो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से वी गॉट अ रेजिस्टर कनेक्टेड ओवर हियर और एक रेजिस्टर यहाँ पे है. देन वी गॉट यहाँ पे भी एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स. तो यहाँ पे पॉइंट ए जो है ये बेसिकली एक जंक्शन हो जाता है, एंड नीचे पॉइंट बी जो है ये भी एक जंक्शन हो गया. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट इज लूप. सो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लूप बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस कैन बी वन लूप, और इसको भी हम लोग एक लूप एज्यूम कर सकते हैं. वी कैन इवन एज्यूम ये आउटर वाला पाथ एज वन लूप. ठीक है. सो एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज नथिंग बट अ लूप. लास्टली ब्रांच का बात कर लेते हैं. सो अ ब्रांच इज नथिंग बट एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द टू जंक्शन. तो यहाँ पे हमने दो जंक्शन मार्क किया हुआ है, जंक्शन ए एंड बी. अब इसके बीच में वी गॉट वन पाथ लाइक दिस, तो ये एक ब्रांच हो गया. देन वी गॉट अनदर पाथ लाइक दिस. ठीक है. तो ये वाला पाथ जहाँ पे वी गॉट R1 एंड V1 वो भी एक ब्रांच है. एंड देन ये वाला पाथ जहाँ पे वी गॉट R3 एंड V2 इन सीरीज वो भी एक ब्रांच है. आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है. Now with this understanding we'll go ahead and talk about the Kirchhoff's law. So the first Kirchhoff's law is nothing but current law या फिर junction law, and the statement is given as the algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electrical network. Numerically हम लोग लिखते तो इसको इस तरह से लिखते summation of all currents is equal to zero where I is equal to 1 to n. So let us say if I got a junction over here, तो यहाँ पे देर विल बी फ्यू लाइन्स जिससे करंट अंदर के तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन I1 एंड I2, एंड लेट अस से देर आर दिस थ्री लाइन्स जिससे करंट क्या है बाहर की तरफ जा रहा है. लेट अस लेबल दिस एज I3, I4 एंड I5. देन इन दैट केस व्हेन वी ऐड ऑल दिस करंट this will become equal to zero. Now please understand ये जो Kirchhoff's का first law है it is basically based on law of conservation of charge. Now conservation of charge का मतलब क्या है कि charge cannot be created या destroyed. अभी current flow हो रहा है मतलब basically charge flow हो रहा है. तो I1 और I2 की वजह से जितना भी चार्ज ये जंक्शन A पे आ रहा है उतना चार्ज I3, I4, I5 के थ्रू इन दैट फॉर्म वो बाहर की तरफ भी जा रहा है. नाउ टू राइट द इक्वेशन यहाँ पे वी विल फॉलो सम साइन कन्वेंशन. इनकमिंग करंट को यहाँ पे वी टेक इट एज पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग करंट रहता है उनको हम नेगेटिव लेते हैं, एंड वी ऐड ऑल द करंट. सो यहाँ पे वी गॉट I1 एंड I2 इनकमिंग, सो हम लोग प्लस I1 प्लस I2 लिखेंगे. I3, I4 एंड I5 इज आउटगोइंग, सो यू गॉट I3 माइनस के साथ में, I4 भी माइनस के साथ में, एंड I5 भी माइनस के साथ. So these are the two conventions that we should remember for this Kirchhoff's first law. One more thing that we can write over here is कि I1 plus I2 this is equal to I3 plus I4 plus I5. We can make one statement over here. I1 and I2 क्या है? तो I1 and I2 is nothing but incoming current. So we got all the incoming current. It is equal to I3, I4, I5 क्या है? Outgoing currents. So it is equal to all the outgoing currents. This is also one of the understandings from the Kirchhoff's first law. I hope ये वाला part clear है सबको.
Let us go ahead with Kirchhoff's voltage law. Now Kirchhoff's voltage law says that the algebraic sum of all the potential differences and electromotive forces in a closed loop is 0. So यहाँ पे equation wise अगर मैं लिखूँ तो summation of all the potential differences, which is nothing but product of current and resistance, plus summation of all the EMFs, it is equal to 0. ये इसका equation है. So in a closed circuit होता क्या है, EMF बेसिकली एनर्जी सप्लाई कर रहा है और सारा का सारा जो एनर्जी है वो यूटिलाइज या पावर डिसिपेट कहाँ पे हो रहा है, अक्रॉस द रेजिस्टर्स. ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. नाउ बिफोर राइटिंग द इक्वेशंस ऑलवेज रिमेंबर देयर आर फ्यू साइन कन्वेंशंस जो हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे व्हाट डू वी डू इज वी राइट डाउन द डायरेक्शंस ऑफ करंट. सो लेट अस से फर्स्ट वाले ईएमएफ से देयर इज दिस करंट व्हिच इज स्टार्टिंग I1 एंड सेकेंड वाले ईएमएफ से देयर इज दिस करंट व्हिच इज स्टार्टिंग I2. ठीक है, आप इसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो करंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड दीज टू कंबाइन ओवर हियर और नीचे की तरफ वी गॉट दिस करंट I3. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऑल दी स्टेप्स दैट वी शुड टेक केयर. तो यहाँ पे सबसे पहला हमने सर्किट में क्या किया, करंट के डायरेक्शंस मार्क कर दे. नाउ वी विल डिसाइड कि हम लोग लूप कैसा ट्रेस करेंगे. हम लोग को एक लूप ट्रेस करना है. लूप मतलब कोई भी क्लोज पाथ. तो सबसे पहला लूप यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्शन में ट्रेस करते एंड देन सेकेंड वाला लूप वी कैन ट्रेस इन दिस डायरेक्शन. सो ये फर्स्ट लूप हो गया और ये सेकेंड लूप हो गया. नाउ व्हाइल ट्रेसिंग द लूप इफ यू सी हमारे पास दो ही कंपोनेंट आएंगे. एक तो आएगा रेजिस्टर और दूसरा आने वाला है ईएमएफ. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग दो चीज अकाउंट करने वाले. एक तो कितने ईएमएफ्स है और कितने पोटेंशियल ड्रॉप्स या पोटेंशियल डिफरेंसेस है रेजिस्टर के अक्रॉस. ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको हम लोग IR से लिखते हैं. नाउ इनके साइंस पॉजिटिव लेने हैं कि नेगेटिव लेने हैं वही हमें साइन कन्वेंशन से समझ में आता है. सो इफ आई हैव अ रेजिस्टर लाइक दिस और उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I, अगर मैं लूप ट्रेस कर रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, then in that case I will take this as minus IR. and in the opposite case अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड लूप में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, then in that case it is written as plus IR. now we will talk about EMFs as well. so EMF हमें पता है कि इसका ये वाला जो पोटेंशियल है पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है. so if I am tracing a loop like this, then in that case इसको हम लोग माइनस E लिखते हैं. and likewise अगर सेम पाथ पे for the same EMF if we are tracing the loop in this direction we will write it as plus E. आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको. अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है याद रखने के लिए तो एक सिंपल सा रूल याद रखो, लुक फॉर द सेकेंड साइन और यू कैन से लुक फॉर द साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगा. तो यहाँ पे ईएमएफ में देखो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो व्हाट इज द सेकेंड साइन, माइनस. इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, माइनस ई. और यहाँ पे जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो सेकेंड वाला टर्मिनल क्या है, प्लस ई. तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, प्लस ई. सो दैट इज हाउ दिस विल हेल्प. अब रेजिस्टर में ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा प्लस है कि कौन सा माइनस है. सो फॉर दैट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल. दिस इज समथिंग ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. सो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल. सो इन दिस केस एज यू कैन सी यहाँ पे जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकेंड वाला साइन क्या है, माइनस है. एंड जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो सेकेंड वाला साइन क्या है, प्लस है. सो देयरफॉर प्लस ओवर हियर और माइनस यहाँ पे. आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया कि ये वाला फंडा कैसे याद रखने का. लुक फॉर द साइन ऑफ द सेकेंड टर्मिनल. या रेजिस्टेंस में सिंपली आप क्या कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन देख लो. इफ यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट माइनस ले लो. इफ यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या करो, पॉजिटिव ले लो. आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको. नाउ लेट अस क्विकली राइट द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट वाला लूप. सो फर्स्ट वाले लूप में व्हाट डू वी सी, यहाँ से व्हेन वी स्टार्ट लेट अस से वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस A. वी विल ट्रेस दिस लूप A B E F and A again. So जब हम A to B जा रहे हैं what we have this resistance. So यहाँ पे आ जाएगा I1 R1. अब यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे, तो अगर आप देखोगे हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो एज पर द कन्वेंशंस यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे. और यू कैन रिमेंबर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो हम यहाँ पे सेकेंड साइन देखेंगे तो उससे भी माइनस है. सो ये दोनों तरीके से यू कैन रिमेंबर.
Now while going from B to E, what do we have? So we got one more resistor which is R3 and current is I3, and once again we are going in the direction of the current, so वापस से minus आ जाएगा. E to F there is nothing. Lastly we go from F to A. So F to A जब हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, so second terminal यहाँ पे देख लो क्या है. तो second terminal हमारे लिए क्या है? Positive है. So यहाँ पे we will be writing plus E1. This is equal to 0. अब इसी को आप रीअरेंज करके लिख सकते हो. सो यू कैन राइट E1 इज इक्वल टू, बाकी दोनों को दूसरी बाजू भेज दिया तो I1 R1 प्लस I3 R3. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नाउ वी कैन आल्सो डू दिस फॉर द सेकंड वाला लूप. नाउ सेकंड वाले लूप में वी हैव chosen the direction as B E D C to once again B. Now while going from B to E, once again we are in the direction of the current. So ये आ जाएगा minus I3 R3. नेक्स्ट वाला E to D there is nothing. Now when we go from D to C, तो सेकेंड वाला टर्मिनल हमें क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, राइट? तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें हम लिखेंगे प्लस E2. एंड लास्टली when we are going from C to B, we are going in the direction of the current. तो यहाँ पे आ जाएगा minus I2 R2. This is equal to 0. इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो E2 आ जाएगा इक्वल टू I2 R2 plus I3 R3. And then once you know the values of resistances, you can calculate current ka values over here by solving this equation simultaneously. Now always remember, ये जो Kirchhoff's का second वाला law है, this is based on the law of conservation of energy. So जितना energy यहाँ पे ये EMF sources provide कर रहे हैं, उतना energy यहाँ पे resistors के across utilize हो रहा है. आई होप इट इज क्लियर. दोनों लॉज आपको एक बार ये वाला स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग अ सम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. सो पहला स्टेप जैसे मैंने बोला, यू हैव टू चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट. हमने वो किया था. देन वी रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. अब यहाँ पे इफ यू कैन सी इन द प्रीवियस वाला पार्ट, यहाँ पे I3 इज नथिंग बट I1 प्लस I2. सो वी कैन यूज दैट. I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिखोगे तो आपके इक्वेशन में खाली दो ही अननोन रह जाएंगे. दो इक्वेशन, दो अननोन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स. हमने यहाँ पे दो लूप्स डिफाइन करके उसके ऊपर हमने क्या किया था? वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था. वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस दैट वी ऑब्टेन साइमल्टेनियसली. मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है जहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व सम्स सॉल्व किए हुए, सो यू कैन रेफर दैट. In case the answer of the current का variable is negative, then in that case the conventional current का flow is in the direction opposite to that chosen by us. जैसे हमने first step में क्या किया था कि हमने current के directions लेटर से clockwise assume कर लिए थे कि current इस तरफ flow हो रहा है. अब solve करने के बाद अगर आपको current का value -2 ampere आया in that case, इसका simple सा मतलब ये है कि हमने जो direction assume किया था वो wrong है, and current I1 clockwise नहीं जा रहा या right side नहीं जा रहा, basically left hand side जा रहा. That is what all it means. ये इतना सा अगर आपको current का value negative आया तो समझ में आना चाहिए. Now the next topic is Wheatstone bridge. इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कई सारे जो मटेरियल रहते हैं उनका रेजिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होने दो, या डिस्प्लेसमेंट, या ह्यूमिडिटी, या फिर यू कैन से स्ट्रेन हो गया. तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो हम मेजर करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज. थिंग इज कि रेजिस्टेंसेस का बहुत बड़ा रेंज हो सकता है, बट मोस्टली व्हीटस्टोन लोअर रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए यूज करते हैं. सो व्हीटस्टोन ब्रिजेस जनरली यूज टू मेजर रेजिस्टेंसेस इन द रेंज ऑफ टेंस ऑफ ओम्स टू 100 ऑफ ओम्स. ठीक है, तो छोटे वैल्यूज के लिए यूज होता है. रेजिस्टेंसेस कैन बी इन किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स एज वेल. नेक्स्ट इज कि व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम व्हीटस्टोन इसलिए है क्योंकि इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलिब्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर एंड एमीटर एज वेल. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम कैसे करता है. सो इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली वी हैव गॉट 4 आर्म्स, और वो चारों के ऊपर देयर इज दिस रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड इन दिस अरेंजमेंट which I have drawn over here. So you got 4 resistances. Let us name them as P, Q, R and S. Also what we do is कि यहाँ पे ये वाले पार्ट में we connect a galvanometer, and जो
पार्ट पे गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्टेड है वहां पे व्हाट वी डू इज वी गिव अ पावर सप्लाई और यहाँ पे हम लोग एक की रखते हैं. सो वेन एवर यू क्लोज दिस की तभी ये करंट इसके अंदर फ्लो होना चालू होगा. लेट अस से E is the EMF of this supply that we have given over here. So as soon as you close the key, what will happen is कि यहाँ से current flow होना चालू होएगा. Now at this point over here, let us label it as point A. Current आके दो part में split होगा. So you got current I1 upper वाले arm में and I2 in the lower arm. Now once again at point B, what will happen is कि current दो part में split होगा. एक will go in this resistance Q और दूसरा flow होगा galvanometer. So the current flowing through the galvanometer अगर मैं उसको label कर दूँ IG and पहले जो current आ रहा था that was I1. So I1 में से अगर IG चला जाएगा तो यहाँ पे you got the current as I1 minus IG. So you will get some deflection in the galvanometer. Galvanometer is a device basically जो current detect करता है. अगर उसके through current flow होगा तो it will show you the reading. So at point D if you see there is this I2 coming from resistance S and नीचे की तरफ you got this current IG coming. तो ये दोनों यहाँ पे combine हो जाएगा and through resistance R we will have I2 plus IG. एंड लास्टली वापस से पॉइंट सी पे व्हाट डू वी सी इसकी सब कुछ एड अप हो रहा है. IG कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद I1 प्लस I2. एंड व्हाट इज दिस I1 प्लस I2? नथिंग बट I. So this I is nothing but I1 plus I2 over here. Now what we can do over here is कि हमारे पास यहाँ पे दो लूप है और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे KVL लगा देते हैं. So पहला वाला KVL हम लोग ये लूप में लगाएंगे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा वाला KVL हम लोग ये वाले लूप में लगा देते हैं. So when we consider the loop A B D A यहाँ पे KVL क्या लगेगा तो when you go from A to B there is this resistance P और उसके थ्रू करंट जा रहा है I1 एंड हम लोग जो लूप ट्रेस कर रहे हैं उसका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है. सो आई होप यू ऑल रिकॉल यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन. देन व्हाइल गोइंग फ्रॉम B to D there is this galvanometer का रेजिस्टेंस को we will denote it by G एंड उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है that is IG एंड once again we are going from B to D और करंट का डायरेक्शन भी सेम है. सो यहाँ पे वापस से माइनस आ जाएगा. And lastly, while going from D to A, please note we are going in the direction opposite to the current. तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. Current flowing is I2 with this resistance S. तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. Now we will talk about the second वाला loop. तो second वाला loop में we'll go from B to C, then D and again to B. So while going from B to C, the current is I1 minus IG through the resistance Q. हम लोग इन दी डायरेक्शन ऑफ द करंट है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. आप देख सकते हैं लूप का डायरेक्शन भी फ्रॉम B to C है जो हम ट्रेस कर रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में. नेक्स्ट व्हाइल गोइंग फ्रॉम C to D अब हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सो वी विल टेक इट एज प्लस I2 प्लस IG इनटू दिस रेजिस्टेंस R और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे जब हम D to B वापस से करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में. So we will have plus IG into G. This is equal to 0. Now there is this special case that occurs over here and that special case is when the current through the galvanometer becomes 0. ये वो condition है जब bridge रहता है balanced. ठीक है. So this is condition for balance of bridge. So this is the Wheatstone bridge. तो उसका balance हो जाएगा जब IG क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. Now if I put IG equal to 0 in this KVL का equations जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है what we will get. So पहला वाला equation में we will have minus I1P plus I2S this is equal to 0 or you can write I1P is equal to I2S. ये first equation हम लोग लिख देते हैं. सेकेंड वाला जो हमें मेश का इक्वेशन मिला था इसमें भी IG 0 पुट कर देंगे. देन व्हाट वी विल हैव माइनस I1 into Q प्लस I2 into R. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ दिस कैन वंस अगेन बी रिटन एज I1Q को अपोजिट साइड पे ले लेते हैं दूसरे साइड पे ले लेते हैं. सो वी विल हैव I1Q इज इक्वल टू I2R. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. नाउ इफ यू डिवाइड 1 and 2 1 with 2 what you will get P by Q this is equal to S by R and this is the condition for balancing the Wheatstone bridge. I hope ये वाला पार्ट क्लियर है सबको समझ में आ गया.
So if you know 3 resistances और एक unknown है, तो you can find that one unknown resistance by using this ratio over here, which is also nothing but condition for balancing the Wheatstone bridge. Let us go ahead. Now we'll talk about the applications of Wheatstone bridge, and the first example is meter bridge. Let me draw it over here. This is how a meter bridge looks like. There is this wire, metallic wire from A to B. ये एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट सेम है, मतलब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एवरीथिंग. एंड देन ये वायर के अक्रॉस हमने क्या किया हुआ, एक ईएमएफ कनेक्ट किया हुआ सोर्स, एंड देन देयर इज दिस की विच इज देयर, और एक यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा हुआ है. नाउ इफ यू सी ये वायर ए बी जो है बेसिकली 1 मीटर लॉन्ग है. सो नीचे एक मीटर स्केल भी रखा हुआ है मेजर करने के लिए. एंड यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी से देयर इज दिस एल शेप मेटल स्ट्रिप दैट वी गॉट, और बीच में भी एक मेटल स्ट्रिप है. सो देयर इज दिस लेफ्ट गैप एंड राइट गैप विच इज लेफ्ट ओवर हियर. ये लेफ्ट वाले गैप में जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना रहता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, और ये जो राइट वाला गैप है इसके अंदर हम नोन रेजिस्टेंस रखते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो. एंड लास्टली ये पॉइंट से वी कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर थ्रू अ जॉकी, और वो जॉकी हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्लाइड करते हैं. जॉकी मेटल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए रहता है, विच वी कैन स्लाइड इट ऑन दिस वायर. तो हम लोग यहाँ पे वायर्स पे क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे टच करके देखते हैं कि अगर ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो व्हाट वी डू इज वी एडजस्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू इन सच अ वे कि हमें जो है कि यहाँ पे समवेयर इन बिटवीन जब हम जॉकी टच करें ये मेटल वायर ए बी पे, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया मतलब हम लोग नल पॉइंट का बात कर रहे हैं, और ये नल पॉइंट हो गया मतलब क्या है बेसिकली, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा काम करेगा जहां ऊपर से नीचे तक यू डोंट हैव एनी करंट फ्लोइंग. एंड इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट ये जो रेजिस्टेंस x अपॉन r है, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट a टू पॉइंट d. सो रेजिस्टेंस फ्रॉम A to D अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ D to B. सो ये वायर का रेजिस्टेंस है. हमने देखा है कि वायर, मेटेलिक वायर्स के भी अपने रेजिस्टेंस होते हैं, और उनका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो यहाँ पे व्हाट वी हैव गॉट इज RAD अपॉन RDB. क्योंकि ये सेम टाइप का वायर है, दोनों का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है वो सेम रहने वाला है, खाली दोनों का जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकता है. डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के केस में वंस अगेन सेम है, क्योंकि हम सेम होमोजीनियस टाइप का वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वायर. तो यहाँ पे सारा सब कुछ कैंसल आउट होके व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ DB. सो आई कैन राइट x अपॉन r, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD अपॉन लेंथ ऑफ DB, और यू कैन राइट x अपॉन r इज नथिंग बट लेंथ करस्पॉन्डिंग टू x, यानी लेफ्ट हैंड साइड का लेंथ वायर का और राइट हैंड साइड का लेंथ LR. सो यहाँ पे x एक अननोन रेजिस्टेंस है, सो वी कैन रीअरेंज दिस या इस तरह से. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस x ओवर हियर. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. R का वैल्यू हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगा, और जहाँ पे भी जॉकी 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नल पॉइंट हमें दिखाएगा, वो वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड का जो लेंथ होगा इसको हम लोग नाम देंगे LX, और राइट हैंड साइड का जो लेंथ होगा दैट विल बी लेबल्ड एज LR. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस मीटर ब्रिज. So this is how Wheatstone bridge is used to measure the value of very low resistances, and we can even measure the quantities such as galvanometer का resistance, capacitance, inductance, impedance by using this Wheatstone bridge. So there is this Kelvin's method by which we can find out the resistance of galvanometer as well. खाली उसमें यहाँ पे change क्या होता है कि ये galvanometer निकाल के this galvanometer is connected in place of this unknown resistance. Let me draw it over here. So this is how a Kelvin bridge looks like. यहाँ पे भी we got a 1 meter wire A to B जिसके क्रॉस हमने potential connect किया हुआ है. There is this key, there is this rheostat. So और यहाँ पे unknown resistance जो left gap में था उसके जगह पे we have put the galvanometer क्योंकि हमें उसका resistance निकालना है. और यहाँ पे जो जॉकी था, जॉकी डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है. There is no galvanometer from this point C to D in between जो पहले था. और राइट
वाले गैप में वी गॉट दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. सो इनिशियली हम क्या करते हैं, रियोस्टैट को एडजस्ट करते हैं सच दैट कि जो डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा दैट विल बी 2/3 ऑफ द टोटल रेंज गैल्वेनोमीटर का. सो इफ गैल्वेनोमीटर कैन गिव रेंज अप टू 10 यूनिट्स तो ये 6-7 तक का डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे दिखाएगा. वहां तक उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टैट को एडजस्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज डन इज कि ये जो जॉकी है इसको हम लोग टच करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे. अब यहाँ पे वी डोंट लुक फॉर नल पॉइंट. व्हाट वी डू इज, अब जब हम जॉकी टच करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि इसका डिफ्लेक्शन चेंज होने वाला है. Now we keep on changing the points, looking for the points by placing the jockey here and there. There will be a point कि जहाँ पे आपको same deflection मिलेगा जो आपको पहले मिला था initially setup करते वक्त. So if you remember initially हमने क्या किया था, we have set the galvanometer to 2/3 of its range. और हम क्या कर रहे हैं अब, जॉकी initially हमने जॉकी नहीं कनेक्ट किया था on this wire. सेकेंड हाफ में हम क्या करते हैं, जॉकी कनेक्ट करके हम लोग सेम डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं. सो वी लुक फॉर अ पॉइंट डी जहां पे हमको सेम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलेगा जैसा हमें इनिशियली मिला था विदाउट कनेक्टिंग. सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन मीटर ब्रिज एंड केल्विन्स मेथड. मीटर ब्रिज में हम जीरो डिफ्लेक्शन चेक करते हैं कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे वी ट्राई टू फाइंड आउट द सेम डिफ्लेक्शन. सो ओवर हियर लेट अस से दिस इज द पॉइंट डी जहां पे हम लोग को सेम डिफ्लेक्शन मिल रहा है जितना पहले था. सो इवन इफ यू रिमूव दी जॉकी आपको सेम डिफ्लेक्शन मिलेगा, जॉकी लगा के भी आपको सेम डिफ्लेक्शन मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल पॉइंट डी पे भी है. अगर पोटेंशियल सेम होता है तो उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होता है, करंट नहीं फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं चेंज होगा. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. एंड दिस इज वेयर वी कॉल दीज टू पॉइंट्स एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट. सो पॉइंट सी एंड डी आर इक्विपोटेंशियल. एंड यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वायर है वी मार्क दिस एज लेंथ करस्पॉन्डिंग टू गैल्वेनोमीटर. राइट हैंड साइड का जो वायर है वी मार्क इट एज लेंथ करस्पॉन्डिंग टू द नोन वेरिएबल रेजिस्टेंस टू अस. एंड जैसे हमने प्रीवियस वाले केस में लिखा था सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर अपॉन आर. पिछले वाले केस में खाली G की जगह पे हमने X लिखा था, दैट वाज द अननोन रेजिस्टेंस. ये वाले केस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो ये अननोन है यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू L ऑफ G अपॉन L ऑफ R. और इसी को आप रीअरेंज करोगे तो LG अपॉन LR इंटू R, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. कुछ भी चेंज नहीं है, खाली G की जगह पे X लिख दोगे तो पिछला वाला फॉर्मूला हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला. लेकिन बेसिक वर्किंग में डिफरेंस है. पहले वाले केस में वी वर लुकिंग फॉर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर सेम डिफ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे विदाउट टचिंग दी जॉकी और जॉकी टच करने के बाद भी सेम डिफ्लेक्शन आ रहा है. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सब लोग को. लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो व्हाट इज दिस पोटेंशियोमीटर जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है. पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट EMF ऑफ अ सेल जो वोल्ट मीटर से पॉसिबल नहीं है. तो जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या है वोल्ट मीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोई भी दो पॉइंट के बीच में. सो लेट अस से ये एक ब्रांच है एंड ये ब्रांच में से देयर इज दिस करंट I फ्लोइंग और ये रेजिस्टेंस में से जब ये I करंट फ्लो होगा सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा विच विल बी इक्वल टू IR. अब अगर मुझे ये पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाऊंगा. हमेशा याद रखना कि वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना रहता है, और करंट मेजर करने के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिस भी ब्रांच का हमें करंट फाइंड करना है. नाउ प्रॉब्लम विद वोल्ट मीटर इज कि इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट रहे, लेकिन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो करंट I यहाँ पे फ्लो हो रहा है इसमें से मैक्सिमम पार्ट तो ठीक है यहाँ से फ्लो हो जाता है, बट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से भी फ्लो होता है. इवन दो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है बट एक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट अगर यहाँ से फ्लो होगा देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा एंड द न्यू वोल्टेज विल बी I'. दिस इज हैपनिंग बिकॉज हमने ये वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया. एंड प्रॉब्लम क्या हुआ कि दिस वोल्ट मीटर इज ड्रॉइंग दिस अमाउंट ऑफ करंट. तो ये ड्रॉबैक है वोल्ट मीटर का और इसी ड्रॉबैक को
ओवरकम करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज दिस पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताएगा आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच में, एंड इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, एंड इट इज यूजफुल फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। अभी यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पे वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी जिसका ईएमएफ है ई, और हर एक बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ये बैटरी को हमने क्या किया हुआ, एक वायर से कनेक्ट कर दिया हुआ, पोटेंशियोमीटर वायर से, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। तो कितना करंट फ्लो होगा, लेट अस से दैट करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय वी गॉट ईएमएफ इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में यू गॉट दिस स्मॉल आर वाला रेजिस्टेंस। अलोंग विद दिस ये जो वायर ए बी हमने कनेक्ट किया हुआ है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। लेट अस से आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ए बी। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि इवन कंडक्टर्स का भी अपना ही रेजिस्टेंस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। So by Ohm's law we got the current का value as I is equal to E by R। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो वायर है, वायर ए बी, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल रहेगा। तो पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला है कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू। तो करंट तो सेम फ्लो हो रहा है विच इज I, एंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वायर का रेजिस्टेंस तो यहाँ पे R है। नाउ इंस्टेड ऑफ I यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वी विल राइट दिस एज E into R divided by small r plus capital R। ये हो गया VAB। Now if I divide both these sides by capital L which is nothing but length of the wire AB, then right hand side में what we have is E into R small r plus capital R multiply by capital L। और ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल के से डिनोट करने वाले हैं। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। नाउ इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, इवन लेंथ ऑफ वायर इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। जब तक ईएमएफ हम लोग यहाँ पे फिक्स रख रहे, चेंज नहीं कर रहे, till then what we will have is same potential gradient हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। So this K का value will be constant for this particular value of E and RL L का values। Now on this wire AB अगर मैं कोई point select कर लूँ point C, and if ये दोनों के बीच में जो distance है it is given by small l, then I can write कि ये जो potential है between point A and C it is directly proportional to length over here। एंड ये जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा दैट विल बी कैपिटल K, जो इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लेंथ ऑफ द वायर। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी है कि यहाँ पे आपका जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। सेकेंड थिंग वी हैव टू मेक श्योर कि करंट थ्रू द वायर इज सेम एंड टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो वी विल टेक अवे दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर कि जितना भी पोटेंशियल है कोई भी दो पॉइंट के बीच में ऑन दिस वायर इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और यही हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट लेट अस चेक आउट द यूजेस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला जो है इसमें वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, जो आप वोल्टमीटर से नहीं कर सकते। वोल्टमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही देगा, वो ईएमएफ नहीं देगा किसी भी सेल का। सो इन दिस पोटेंशियोमीटर व्हाट वी हैव गॉट इज, हमने एक बड़ा सेल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। देयर इज दिस की टू टर्न ऑन द कंप्लीट द सर्किट। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा हुआ है। नाउ दिस इज दी वायर AB जिसके अक्रॉस पोटेंशियल VAB है, इसका टोटल लेंथ कैपिटल L है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं, ऑल दैट वो हमने पिछले स्लाइड में देखा, वही सब है। नाउ यहाँ पे व्हाट वी आर यूजिंग इज वी आर यूजिंग टू सेल्स
जिनका हमें EMF कंपेयर करना है. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो सेल्स है इनका पॉजिटिव टर्मिनल is connected to point A which is connected to positive terminal of point E. And अब यहाँ से we can have two connection to this key over here. So ये two-way key है K1 and K2. So I can switch to first वाला EMF, तो connection यहाँ से रहेगा, और I can switch the key like this, तो connection K2 से रहेगा through E2. मैं जिस भी ब्रांच में स्विच करूंगा, इफ देयर इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करेगा, देन इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा. एंड गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये करंट फ्लो डिटेक्ट करता है. गैल्वेनोमीटर हमने पहली बात किया, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. एंड ये जॉकी है, मेटल कॉन्टैक्ट है, जो हम वायर पे टैप करते हैं अलग अलग जगह पे टू फाइंड आउट कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. तो सबसे पहला व्हाट वील डू इज वी विल वर्क विद फर्स्ट वाला सेल. इसके लिए वी विल क्लोज दिस वाला की K1 सो दैट यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाए. नाउ what we will do is we will tap this galvanometer on different point on the wire and we will find out कि ये galvanometer के अंदर जो deflection है वो जीरो कब हो जाएगा. The point at which ये galvanometer का रीडिंग जीरो होएगा, we will measure the length. So let us say we got the deflection zero at this point C पे. Then ये जो length है AC उसको हम लोग L1 से डिनोट कर लेते हैं. Then ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ द वायर AC, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू EMF ऑफ द सेल E1. हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. एंड यहाँ पे लेंथ कितना है, L1. एंड इसके जगह पे वी कैन राइट K टाइम्स L1 और VAC के जगह पे क्या आ जाएगा, E1. सो ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा. दिस विल हैपन व्हेन K1 वाला की इज क्लोज्ड. नाउ सेकेंड वाले केस में व्हाट वी विल डू इज, सेकेंड वाला जो की है K2, इसको हम लोग क्लोज करेंगे. एंड वंस अगेन वी विल चेक आउट कि ये गैल्वेनोमीटर कहाँ पे हम लोग को जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है. लेट अस से हम लोग को जीरो डिफ्लेक्शन ये वाले पॉइंट पे आ रहा है विच इज C', और यहाँ तक जो लेंथ है AC' वाला लेंथ, इसको हम लोग L2 से डिनोट कर देते. AC वाला लेंथ तो L1 था. सो ओवर हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट AC' it is equal to E2, तभी तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है. एंड दिस इज इक्वल टू K टाइम्स L2 आ जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2. अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे. सो वी विल हैव E1 by E2 इज इक्वल टू KL1 by KL2 और सिंपली L1 by L2. ये हमारा फॉर्मूला है. जिनको अभी भी कंफ्यूजन है VAC इज इक्वल टू E1 कैसे हुआ, सो प्लीज नोट, यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये वायर था A से लेके C तक, इसके अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल है VAC. हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे एक EMF कनेक्ट कर दिया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड देन देयर इज दिस गैल्वेनोमीटर जो करंट का फ्लो मेजर कर. जब ये VAC और ये EMF इक्वल होगा देन करंट फ्लो नहीं होएगा. इफ VAC इज नॉट इक्वल टू EMF ऑफ दिस, देन क्या होगा, एक जगह पे हायर पोटेंशियल होगा, एक जगह पे लोअर पोटेंशियल होगा. एंड हमें पता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा देन देयर विल बी दिस फ्लो ऑफ करंट जो हम लोग को गैल्वेनोमीटर में दिखेगा. बट एज सुन एज वी रीच टू अ पॉइंट जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी फर्स्ट वाले सेल का EMF और पोटेंशियल अक्रॉस दिस वायर, जो लेंथ ऑफ द वायर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, देन इन दैट केस पोटेंशियल सेम हो गया. अब पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट नहीं फ्लो होता एंड देयरफॉर वी गेट जीरो डिफ्लेक्शन. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको. सो इट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. अगर ये वाले वायर का पोटेंशियल ये EMF के बराबर हो गया तो करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीरो रीडिंग मिलेगा. लेकिन अगर EMF का वैल्यू ज्यादा है तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये वायर का पोटेंशियल कम हो जाएगा. सो यू विल हैव करंट फ्लोइंग फ्रॉम EMF टू दिस वायर. और अगर EMF का वैल्यू कम है तो यू विल हैव करंट गोइंग फ्रॉम हियर टू द ब्रांच ऑफ EMF. द करंट विल फ्लो जब तक ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता. वोल्टेज अक्रॉस दी वायर जो हम लोग टैप कर रहे हैं इक्वल टू E1 एंड सेम गोज फॉर सेकेंड वाला केस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको. लेट अस गो अहेड एंड चेक आउट वन मोर मेथड ऑफ कंपेयरिंग दी EMF. सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड. यहाँ पे ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर
बट यहाँ पे EMFs का कनेक्शंस हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सो वी गॉट 4 टर्मिनल्स यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पे 2 सेट ऑफ कनेक्शंस पॉसिबल है. एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाने का कोशिश किया है. सो इफ 1, 2 वाला की इज क्लोज्ड एंड 3, 4 वाला की इज क्लोज्ड, then in that case we will have connection like this. And अगर key 1, 4 and 2, 3 closed है, then there will be opposite connection. So let me draw it over here. So first वाला केस में जहाँ पे हम लोग sum लेने वाले दोनों EMFs का. So for sum K1, K2 and K3, K4 should be closed. So in that case अगर आप देखोगे, so you got first वाला EMF. जब आप 1 से 2 जाओगे तो 2 से आगे बढ़ोगे तो you got EMF E2 and आगे जाके ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी पे. So for this case हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे. We will tap on the wire and we will try to find out the point. Let us say point C जहाँ पे for length L1 हमें क्या मिल रहा है, ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 मिल रहा है. सो व्हाट वी कैन राइट इज E1 प्लस E2, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1. लास्ट वाले स्लाइड जैसे ही है. E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द वायर AC. एंड हमने ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर का वर्किंग में देखा कि ये जो VAC है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे. Then in that case what we will have over here is K times L1 where K is once again potential gradient. Second वाले केस में डिफरेंस वाले में क्या होगा कि अब पोलैरिटी अलग हो जाएगा E2 का. So for this we will make sure कि K1 और K4 and K3 and K2 वाला कीज है वो क्लोज्ड हो जाए. अब इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है. So from here what you will find is कि सबसे पहला you got this EMF E1. अब जब ये EMF से आगे आप बढ़ोगे then in that case you go from terminal 1 से लेके 4 and 4 से जब आप सेकेंड वाले के पास जाओगे तो सबसे पहला you will encounter negative terminal of E2 and then positive terminal. और फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल E2 से हम लोग पॉइंट 2 पे चले जाएंगे, 2 से 3 एंड देन थ्रू गैल्वेनोमीटर हम लोग जॉकी पे. अब यहाँ पे जो EMF हो गया वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा. एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू जो भी लेंथ हम लोग को L2 आएगा. सो लेट अस से यहाँ पे माइनस करने के बाद मुझे अभी पोटेंशियल ये वाले पॉइंट पे 0 मिल रहा है. रीडिंग गैल्वेनोमीटर का ये वाले पॉइंट पे 0 मिल रहा है विच इज AC डैश. सो AC डैश का लेंथ लेट अस से इज L2. सो वी गॉट E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं K टाइम्स L2. Now what we can do is ये अगर इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, we can take the ratio over here. So E1 plus E2 divided by E1 minus E2, this will give you K times L1 upon K times L2. K cancel हो जाएगा. So we got E1 plus E2 divided by E1 minus E2, this is equal to L1 upon L2. Now इसमें what we can do is we can apply componendo and dividendo, and by doing that we will get E1 upon E2, this is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे. फॉर दोस्त जिनको नहीं रिकॉल हो रहा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है, सो इफ यू गॉट अ रेशियो लाइक A by B is equal to C by D, you can write it as A plus B upon A minus B and C plus D upon C minus D. इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला रेशो मिल जाएगा. लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो नेक्स्ट यूज है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड करने का. सो यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. ये सारा सेटअप तो पोटेंशियोमीटर का सेम है. यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे अलग से. अभी तक नहीं किया था, यहाँ पे दिखाया हमने अलग से क्योंकि वो यूज होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ब्रांच. एंड देन वी गॉट दिस गैल्वेनोमीटर जो जॉकी से कनेक्ट हो रहा है ऑन दिस वायर. नाउ फर्स्ट केस में व्हाट वी विल डू इज ये वाला जो की हमने यहाँ पे रखा हुआ इसको ओपन रखेंगे. ओपन रखेंगे मतलब ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कैपिटल R हमने लगाया हुआ है वो डिसकनेक्टेड रहेगा सर्किट से. ये लूप कंप्लीट नहीं होगा. ये लूप कंप्लीट नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इधर कोई वोल्टेज नहीं होगा. सो फर्स्ट केस में व्हाट विल हैपन इज कि K2 वाला जो की है इसको हम लोग ओपन रख रहे हैं एंड ये जो EMF
जैसे हम पहले मेजर कर रहे थे वैसे ही हम लोग इस बार भी मेजर करेंगे। सो आफ्टर टैपिंग द जॉकी ऑन द वायर, लेट अस से ये वाला जो पॉइंट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 मिल रहा है। एंड लेट अस से ये जो लेंथ AC है दिस इज L1। सो वी कैन से कि जो EMF E1 है इट इज इक्वल टू K टाइम्स L1। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आई होप अभी तक आप लोग को क्लियर है कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड वाले केस में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्लोजिंग द की K2 एंड नाउ वंस अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट जहां पे ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा। लेट अस से हम लोग को गैल्वेनोमीटर ये वाले पॉइंट पे C डैश, सो वंस अगेन ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग L2 से डिनोट करेंगे। अब ये सेकेंड वाले केस में इवन आफ्टर क्लोजिंग दिस की अगर हम लोग को नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर AC डैश का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N या AN आप लिख सकते हो, एक ही चीज है। इसको हम लोग सिंपली V से डिनोट कर देते। सो ओवर हियर वी हैव V इज इक्वल टू K टाइम्स L2। सो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, सो वी गॉट E1 अपॉन V दिस इज इक्वल टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2 विच इज नथिंग बट L1 अपॉन L2। नाउ जिनको कंफ्यूजन है ये क्या लिखा है मैंने, पे अटेंशन। हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा जो सेक्शन है ये पॉइंट M और N के बीच में आ रहा है। हमें पता है कि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं और पैरेलल में जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम है। हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जितना वोल्टेज Mn के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज PO के अक्रॉस है, राइट। सो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से करंट 0 कब होगा, जब A टू C डैश वाला वोल्टेज विल बी इक्वल टू Mn वाला वोल्टेज, तभी हम लोग को करंट कितना मिलेगा, 0। अगर दोनों सेक्शन के बीच में देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इसमें फ्लो होने वाला। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। सो वी आर इंटरेस्टेड इन यहाँ पे क्या पोटेंशियल है और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। नाउ इन दिस लूप जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है MnOP, इवन दो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये वाले लूप के अंदर यू विल हैव सम करंट फ्लोइंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे EMF है, रेजिस्टेंसेस है और क्लोज पाथ है, तो करंट फ्लो होगा। पहले वाले केस में नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ये की जो है K2 वाला उसको ओपन रखा था, यानी ये ओपन सर्किट था, करंट फ्लो होने का चांस नहीं था। सेकेंड केस में हमने सर्किट क्लोज कर दिया यानी पाथ कंप्लीट कर दिया, तो करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे लेट अस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग I से डिनोट कर देते, तो आप इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा लोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलता है वो देख लेते। लेट अस गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और इक्वेशन लिख देते। जब हम P से O जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ I इंटू R। जब हम O से N जा रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है। जब हम N से M जा रहे हैं हमारे पास छोटा रेजिस्टेंस है, क्या है, R, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस IR। प्लीज रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, माइनस लेना है जब करंट के साथ में हम लोग चल रहे हैं। एंड देन यू गॉट लास्ट में दिस EMF E1। जब हम इसके थ्रू पास हो रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है, तो सेकेंड टर्मिनल हम लोग हमेशा देखते हैं ट्रेस करते हुए, तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको आप रीअरेंज कर दोगे तो यू गॉट E1 इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू स्मॉल r। एंड हमारा ये वाला जो पोटेंशियल है ये दोनों ब्रांच का पोटेंशियल है, OP का भी वही पोटेंशियल है और MN के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल है। सो अगर मैं OP का पोटेंशियल देखूं तो उसमें खाली रेजिस्टेंस R है और उसके थ्रू करंट I है, तो ये वाला जो V है दिस इज नथिंग बट I इंटू R। सो इसको हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं। सो E के जगह पे वी विल राइट I R प्लस स्मॉल r और V के जगह पे आई कैन राइट I इंटू R। दिस इज नथिंग बट L1 अपॉन L2। I कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू से, ये R प्लस R इधर ही रहने देते। What we can do is ये डिनोमिनेटर वाला R उस बाजू भेज देते एंड देन ये वाला भी जो R है इसको उस बाजू भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, we will have small r is equal to L1 by L2 into capital R minus capital R। अब यहाँ से ये capital R हम लोग constant बाहर ले सकते हैं, so we got L1 by L2 minus 1 as the final answer। So this is how we can find out the internal resistance
of the cell. Let us go ahead and talk about the applications of the potentiometer. सबसे पहला application है यहाँ पे voltage divider का. So if this is the EMF, ये resistance R है और ये wire है हमारा AB, तो हमें पता है कि अगर मैं कोई भी एक लेंथ L1 अगर कंसिडर करूँ तो उसका कुछ तो पोटेंशियल रहेगा, and that potential is nothing but K times L1. So अगर मैं यहाँ पे कोई एक डिवाइस लगा दूं जिसको ये पूरा पोटेंशियल V नहीं चाहिए, स्मॉल पोटेंशियल चाहिए, तो ये पॉइंटर में इसको अलग अलग पॉइंट्स पे टैप करके उस हिसाब से कम वोल्टेज भी इसको सप्लाई कर सकता हूँ. सो अगर ये पूरा वायर मुझे 10 वोल्ट दे रहा है, अगर मैं बीच में कनेक्ट कर दूं इसका दूसरा एंड, तो मेरे को खाली ये डिवाइस को खाली कितना सप्लाई हो रहा है, 5 वोल्ट सप्लाई हो रहा है. एंड यू कैन मेक द एडजस्टमेंट्स टू चेंज द वोल्टेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर. सेकेंड पार्ट इज ऑडियो कंट्रोल. तो जितने भी वॉल्यूम कंट्रोल वाले डिवाइसेस होते हैं, अब उसमें स्लाइडिंग भी आता है और रोटरी वाला फेमस है, नॉब जो हम लोग घुमाते हैं वॉल्यूम या ऑडियो कंट्रोल के लिए, तो वो सारा सब कुछ क्या है, पोटेंशियोमीटर ही है. एंड लास्टली वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर. तो ये जो स्लाइडिंग वाला जॉकी वाला पार्ट है, अगर मैं उसको किसी मशीन के साथ में कनेक्ट कर दूं और मशीन अगर मूव होगा तो व्हाट विल हैपन इज कि पोटेंशियल भी चेंज होगा, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, और उसको हम एम्पलीफाई करके यूज भी कर सकते हैं. लेट अस गो अहेड. अब लास्टली बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का पोटेंशियोमीटर का ओवर अ वोल्टमीटर. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि पोटेंशियोमीटर यूज करके आप सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, अलॉन्ग विद पोटेंशियल डिफरेंस आप ईएमएफ भी मेजर कर सकते हो. वोल्टमीटर में हम खाली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, वहां पे ईएमएफ मेजर करना पॉसिबल नहीं है. सेकेंड वाला पार्ट कि पोटेंशियोमीटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. एक्यूरेसी भी इसका काफी अच्छा है. इट कैन इवन मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 वोल्ट, यानी माइक्रो वोल्ट के भी वोल्टेजेस वो मेजर कर सकता है. एंड हमने देखा कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स का. तो सबसे बड़ा जो डीमेरिट है इसका कि हमने देखा कि यहाँ पे कैलकुलेशंस डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है. एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वाला जो डिवाइस है इट इज नॉट पोर्टेबल. इसमें जो वायर ही लगा रहता है वो 1 मीटर से 4 मीटर के वायर्स होते हैं इसके. तो आप ही समझ सकते हैं कि ये जो पूरा एपैरेटस है काफी बड़ा होता है. एंड जो वोल्ट मीटर है वो रिलेटिवली छोटा डिवाइस होता है, आप उसको हाथ में भी उठा सकते हैं, पाम के साइज का ही होता है. विद दिस लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम लोग बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर का. अब गैल्वेनोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स. और इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं. सो व्हाट डू यू हैव इज यू गॉट अ हॉर्सशू मैग्नेट ओवर हियर. अब ये हॉर्सशू मैग्नेट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है जब हम बार मैग्नेट या बाकी मैग्नेट से कंपेयर करें. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, ये कॉइल के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स के वजह से क्या होता है, ये कॉइल टर्न होता है. अब जब ये कॉइल टर्न होगा, इसके साथ में हमने क्या लगा रखा है, पॉइंटर लगा रखा हुआ है. जनरली पॉइंटर ये 0 पे पॉइंट करता है. अब अगर करंट एक डायरेक्शन में तो धीरे धीरे ये टर्न होगा, तो पॉइंटर भी टर्न होके आपको रीडिंग देगा करंट का. अगर करंट दूसरे डायरेक्शन में है तो फिर ये दूसरे बाजू टर्न होगा. एंड दैट इज हाउ दिस वर्क्स. सो यू गॉट अ मैग्नेट, यू गॉट अ कॉइल. टू हेल्प विद द मैग्नेटिक फील्ड यू गॉट द आयरन कोर. जैसे ही आप इसमें थोड़ा करंट पास करोगे, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, करंट बढ़ाओगे और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा. करंट दूसरे डायरेक्शन से सेंड करोगे, अगर पहले करंट एक एंड से आ रहा है दूसरे से बाहर जा रहा है, अब अगर आप दूसरे एंड से करंट दोगे और पहले से बाहर लोगे, यानी डायरेक्शन अगर करंट का चेंज हो गया, तो रीडिंग भी आपको दूसरे साइड में मिलेगा. दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर वर्क्स. चैप्टर 10 में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. गैल्वेनोमीटर का बहुत ही मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है, अराउंड 100 ohms का. एंड इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो लगभग 1 मिली एम्पियर का रहता है. With this understandings, what we can do is we can use this galvanometer for some application. So let us check out the first application, which is galvanometer as an ammeter. और ammeter के बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ है. ammeter हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, करंट मेजर कर सके कोई भी ब्रांच से.
और करंट मेजर करने के लिए आपको जो डिवाइस लगाना पड़ता है वो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। सो लेट अस से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस आपने कुछ तो वोल्टेज लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देयर विल बी दिस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर। और अगर आपको ये करंट मेजर करना है देन इन दैट केस आपको जो एमीटर है यहाँ पे सीरीज में लगाना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम विद कनेक्टिंग एमीटर डायरेक्टली ओवर हियर इज कि गैल्वेनोमीटर खुद बहुत ज्यादा करंट नहीं झेल सकता है। अब अगर हम लोग को गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर यूज करना है तो हम क्या करें? सो यहाँ पे देयर इज दिस मॉडिफिकेशन विच इज डन ओवर हियर। तो अगर ये आपका रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है और आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाना है सीरीज में, देन वी डोंट वांट कि ये गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू गैल्वेनोमीटर के वैल्यू से काफी कम रहता है। और क्योंकि ये इसको पैरेलल में लगाते हैं, इसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। शंट मतलब पैरेलल में। सो व्हाट डू यू हैव इज, ये जो करंट आई यहाँ पे आ रहा था ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक रहेगा करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर और दूसरा हो जाएगा करंट थ्रू दी शंट रेजिस्टेंस। अब क्योंकि हमने जो शंट रेजिस्टेंस लिया हुआ है इसका वैल्यू गैल्वेनोमीटर के वैल्यू से काफी कम रहता है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन कि मेजॉरिटी जो करंट रहेगा वो शंट से फ्लो होएगा और गैल्वेनोमीटर से काफी कम करंट फ्लो होता है। और इससे क्या होता है कि आप गैल्वेनोमीटर को सेव कर सकते हो एक्सेसिव करंट फ्लो होने से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन समझ लेते हैं। क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है, वी कैन से कि उनका जो वोल्टेजेस है वो भी सेम रहेगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, आई इंटू आर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो है आई जी और उसका रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। शंट के लिए वी गॉट आई एस इंटू एस। नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आई एस व्हाट आई कैन राइट इज, आई एस इज नथिंग बट टोटल करंट में से अगर मैं गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस कर दूं तो जो भी बच गया वो शंट रेजिस्टेंस का करंट है। सो फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव इज, मेरे को शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाता है विच इज नथिंग बट आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। नाउ ये वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं करंट का जो गैल्वेनोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट मेजर हो सकता है उसको हम IG से डिनोट करते हैं। सो इसमें कुछ कंडीशंस अगर हम लोग ले ले, इफ हमारा जो करंट I है, टोटल करंट I है, इट इज n टाइम्स द गैल्वेनोमीटर का करंट, देन ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दे दो। सो वी गॉट S इज इक्वल टू G इंटू आई जी डिवाइडेड बाय I की जगह पे वी कैन राइट n टाइम्स आई जी माइनस आई जी। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग आई जी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और हमें रिलेशन क्या मिल गया, G अपॉन n माइनस 1। सो आपको क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूला के ऊपर भी पूछ सकते हैं। अगर उन लोग ने बोला कि जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर का 10 टाइम्स है, तो खाली आपको n की जगह पे 10 पुट करना है और ये वाले फॉर्मूला से S इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1 से गैल्वेनोमीटर का वैल्यू है अगर आपके पास, तो आप S का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकेंड क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि IG इंटू जी दिस इज इक्वल टू S इंटू आई एस। अब पहला वाला फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था, आई एस की जगह पे आई माइनस आई जी पुट किया था। नाउ इंस्टेड ऑफ आई जी ऑल्सो वी कैन राइट आई माइनस आई एस, ठीक है, क्योंकि ये टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई जी प्लस आई एस, इसी में से हम लोग रिलेशंस ले रहे हैं। सो वी गॉट जी इंटू आई माइनस जी इंटू आई एस, दिस इज इक्वल टू एस इंटू आई एस। दोनों आई एस वाले टर्म एक साथ में ले लेंगे। सो वी गॉट जी इंटू आई एस प्लस एस इंटू आई एस इज इक्वल टू जी इंटू I, and we can have is upon I, this is equal to G upon S plus G. By using this equation you can find out कि shunt resistance से कितना current flow रहा है। So I can write it like this, I can write it as Is is equal to I G upon S plus G. By using this formula हमें क्या पता चल रहा है कि shunt resistance से कितना current flow रहा है, आपको voltage find करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। Now let us talk about galvanometer को हम लोग as a voltmeter कैसे use कर सकते हैं।
So let us say once again we got a resistance like this जिसके अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है. Let us say इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है that is V. Now we already know कि अगर वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग को जो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा वो इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा बिटवीन दी पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग को वोल्टेज मेजर करना रहता है. So यहाँ पे भी if I go ahead to connect the galvanometer over here, then one major problem that can happen is कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर ये दूसरे R वाले रेजिस्टेंस से काफी कम है तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो उसको डैमेज कर सकता है. सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी कैन डू इज हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. आइडियली इसका वैल्यू इन्फिनाइट होना चाहिए बट यहाँ पे वी आर कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस X जिसका वैल्यू बहुत हाई है. Now please understand ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिला दिस इज नथिंग बट अवर वोल्ट मीटर जो हम लोग बनाना चाहते हैं. Now we know कि क्योंकि पैरेलल में है दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है which is nothing but capital V. So we got capital V is equal to voltage across this entire voltmeter और voltmeter में जो करंट है that is IG. पहला कंपोनेंट है रेजिस्टेंस X और दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो है गैल्वेनोमीटर का. नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओवर हियर टू फाइंड आउट कि ये X का क्या वैल्यू होगा. सो वी कैन टेक इट ऑन द अदर साइड एंड वी गेट दिस फार्मूला और इसको IG को दूसरे बाजू भेज देंगे. देन वी गॉट द फार्मूला एज V by IG माइनस G. सो ओवर हियर अगर हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है एंड कौन से रेंज में हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ इफ वी गॉट अ वैल्यू NV which is defined as V by VG where VG is nothing but voltage across galvanometer. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा IG into G. देन इन दिस केस हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं. सो वी विल हैव X is equal to V बाय हमारे पास IG ऑलरेडी है माइनस G. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं G कॉमन ले सकते हैं. सो वी गॉट V अपॉन IG क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में G नहीं था मल्टीप्लाई और डिवाइड G से करेंगे न्यूमरेटर वाला बाहर चला गया. नाउ यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज नथिंग बट NV. सो हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस X है उसका फॉर्मूला हो जाएगा G NV माइनस 1. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग को. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर. एमीटर हमें पता है कि हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं और वोल्टमीटर में तो हम वोल्टेज मेजर करेंगे. एमीटर हम कनेक्ट कैसे करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो भी ब्रांच का हमें करंट चाहिए और वोल्टमीटर हमने जस्ट देखा कि व्हाट वी डू इज वी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स जहाँ पे हमें वोल्टेज मेजर करना है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. अब एमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया था हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया था जिसका वैल्यू बहुत कम था. सो एमीटर इज नथिंग बट MCG विद अ लो रेजिस्टेंस इन शंट और वोल्टमीटर के लिए वी हैड MCG विद अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब ये शंट का वैल्यू यहाँ पे जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा विल बी दी वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं एंड यहाँ पे जितना ज्यादा सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एमीटर का तो एमीटर में बेसिकली वी गॉट दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया S into G upon S plus G. जनरली वी हैव फॉर्मूला इज 1 upon S plus 1 upon G जो आपको 1 upon रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दे देगा. सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा एंड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n अगर आपको लिखना है तो वो हो जाएगा G by N. एंड लास्टली वी गॉट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर में तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस एक सीरीज में तो सिंपली रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे एंड इफ वी आर राइटिंग इट टर्म्स ऑफ NV देन द फॉर्मूला विल बी G into NV. Now lastly let us quickly revise the important formulas. सबसे पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको करंट लॉ भी बोलते हैं which says कि summation of all the currents at any junction is always equal to 0. In simple words जितने भी इनकमिंग करंट रहेंगे एट पर्टिकुलर जंक्शन उतने ही आउटगोइंग करंट भी रहेंगे फ्रॉम दैट जंक्शन. यानी जंक्शन कोई चार्ज नहीं स्टोर कर सकता. It is basically according to the law of conservation of
charge. Kirchhoff's second law is summation of जितना भी EMFs you have got plus summation of जितना भी potential drops in a closed loop, it is always equal to 0. Which simply means कि EMF क्या कर रहा है, बैटरीज क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर्स. सो दिस इज इन line with the conservation of energy. Then we got Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge में if you got 4 resistors like this P, Q, R and S और यहाँ से करंट आ रहा है एंड बीच में यू कैन हैव अ गैल्वेनोमीटर टू चेक करंट का रीडिंग जीरो है कि नहीं. तो ये करंट का रीडिंग जीरो कब होगा, जब ये ब्रिज बैलेंस होगा. और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होने का कंडीशन है P by Q is equal to R by S. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज मीटर्स ब्रिज. एंड मीटर्स ब्रिज में we can find the unknown resistance by using this formula, length corresponding to unknown resistance divided by length corresponding to the known resistance into R. Kelvin's method के लिए भी we can use this formula, खाली x की जगह पे g आएगा, वहां पे हम galvanometer का resistance find करते हैं. नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, जो हमने क्या देखा था कि जो भी पोटेंशियल होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, let us say point A and B on a wire in the potentiometer, it is directly proportional to the length of the wire. और इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे मेथड्स भी देखे. तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में वी हैड दिस कंपैरिजंस ऑफ सेल. सो वी कैन हैव E1 by E2 is equal to L1 by L2. Then we also saw the use by sum and difference method. उसमें we have E1 by E2 is L1 plus L2 upon L1 minus L2. And then the last use of the potentiometer जो हमने देखा था, that is to find the internal resistance of a cell, and that is given by capital R into L1 upon L2 minus 1. And lastly we talked about galvanometer, जहाँ पे we saw galvanometer as an ammeter as well as a voltmeter. तो सबसे पहला ammeter का बात कर लेते हैं. So when we use galvanometer as an ammeter, वहाँ पे we have to connect a shunt resistance, and इसको हम लोग find out कर सकते हैं by using the formula Ig into G upon I minus Ig. Next is you can also find out the shunt resistance के through current, which is G by S plus G. Talking about voltmeter, voltmeter में we have a high series resistance जिसको हम लोग X से denote करते हैं, and that is calculated by V by Ig minus G. I hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.